साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको हम कह सकते हैं एक समाज सेवी, एक फ़िल्म मेकर, एक एल्बम मेकर या फिर एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे आपकी ख़ास मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बलराम गुप्ता जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कन्यादान ट्रस्ट के, इसके अलावा आप बीजेपी में कार्यरत हैं, इसके अलावा अखिल भारतीय अयोध्यावासी वैश्य महासभा के भी अध्यक्ष आप हैं। और सर और भी आप क्या-क्या हैं हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब मैं बताने लग रही हूँ, तो गिनती मेरी तो ख़त्म नहीं हो रही है। आई एम श्योर कि आपकी और भी प्रतिभाएँ होंगी जिनसे हम सभी वाकिफ़ होना चाहेंगे, रूबरू होना चाहेंगे। ऐसे मैं वैसे तो सबसे पहले समाज सेवी हूँ। मानवता के प्रति जो हमारा धर्म बनता है, उसको उस दायित्व को निभाने के लिए हमें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होते हैं। जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कन्यादान ट्रस्ट का। हमारे ट्रस्ट का नारा है लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा। यानी आप किसी भी जाति धर्म से हों, मध्यम वर्ग से हों, गरीब परिवार से हों, आप अपनी लाडली के लिए वर ढूँढ लीजिए। वर वधू ढूँढने के बाद हमें आप कॉल कीजिए। हम आपकी लाडली का विवाह अपने खर्च से, हमारी एक संस्था है जो कन्यादान ट्रस्ट, उसमें हम कुछ लोग हैं 12-15 लोग जो मिलजुल के हम उसको चला रहे हैं। और लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा एक मंदिर है शालीमार बाग दिल्ली में। वहाँ से हम चाहे अकेली कन्या हो, अकेला जोड़ा हो या कई सारे जोड़े हों, उनका हम विवाह करते हैं। और उसमें परिजनों का कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं आता। हमारी संस्था आपस में मिलजुल कर उसको करती है। तो सर, ये जो कन्यादान ट्रस्ट है, आपको इसका थॉट कहाँ से आया? कैसे आपको लगा कि हाँ, ऐसा भी कार्य करना चाहिए कि जिसमें गरीब घर की जो बेटियाँ हैं, उनका विवाह हो जाए? ये थॉट कैसे आया? एक्चुअली ये हमारे पूर्वजों से आया, हमारे खून में ही है कि असहाय लोगों की मदद करना। हमारे पिताजी भी सामूहिक विवाह करवाते थे, लेकिन फ़र्क ये है कि वो 20, 30, 50 जोड़े इकट्ठे करते थे साल 6 महीने में, फिर उसका किसी एक स्थान पे विवाह करवाते थे। और उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि हम एक जोड़ा भी इकट्ठा है अगर, तो उसका भी हम अपने मंदिर शालीमार बाग से करवा देते हैं विवाह। और इसमें हमें कहीं से कोई सरकारी सहायता नहीं लेनी पड़ती, ना हमें मिलती। हम 15-20 लोग हैं आपस में जो मिलजुल कर इस कार्य को करते हैं। और लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा, जैसा हमारा नारा है मैंने बताया आपको। तो जो हमारा मंदिर है शालीमार बाग में, उसके जो हमारी टीम के सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर हम जो थोड़ा-सा दान दहेज कन्या के लिए या वर पक्ष के लिए हम एकत्रित करके और उसको सुपुर्द कर देते कन्या के। वाक़ई सर, आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी बेटियों के विवाह की उनको टेंशन होती है। जो गरीब परिवार हैं, उनको लगता है कि हम अपनी बेटी का विवाह कर भी पाएँगे या नहीं? या हमारी बच्चियों का फ्यूचर क्या होगा? तो आप उनके लिए एक मसीहा की तरह सामने आए हैं, एक मसीहा के रूप में आप सामने आए हैं और इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो सर, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस तरह से समाज में बढ़-चढ़ कर इस तरह के काम कर रहे हैं। सर, इसके अलावा जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, उस टाइम पर जब कोविड चल रहा था, तब मैंने देखा था तो आपके बहुत सारे पोस्ट हमने देखे कि आप किस तरह से कोविड के टाइम पर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, राशन किट प्रोवाइड करा रहे हैं, समाज सेवा में आप कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो सर, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ। और क्या कुछ हुआ जो हमें सोशल मीडिया पर नहीं दिखा, जो हम अपनी आँखों से देख नहीं पाए? देखिए, कोविड के टाइम में तो हमें कुछ ईश्वरीय शक्ति ऐसी आई हमारे पास, जो मैं और मेरी दोनों बेटियां, हम तीनों ने मिलकर सबसे पहले तो एक कॉल सेंटर बनाया घर पे ही 24 आवर्स का। उसमें हमारा एक ही काम था, कहाँ पर गैस मिल रही है, कहाँ पर कितनी लंबी लाइन है। कई केस तो ऐसे आते थे हमारे पास कि सर मुझे, मेरे पति की 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, उसके लिए हम कहाँ जाएँ? फिर हम उसको बोलते थे भाई आप कहाँ रहते हो? वहाँ रहते हो। हम उसे बताते थे आप वहाँ रहते हो तो आपके लिए वो स्थान नज़दीक पड़ेगा। सारी जानकारी हमारे पास रहती थी। हम वहाँ उसको भेजते, वहाँ से फ़ोन आता सर यहाँ तो 12 घंटे की लाइन है। फिर वहाँ हम अधिकारियों से, एसडीएम से, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से संपर्क करके उनको जल्दी सिलेंडर प्रोवाइड करवाते थे। कई जाने हमने ऐसी बचाई हैं कि उनके पास 2 घंटे की ऐसे लाइन 12 घंटे की है या वहाँ ख़त्म हो गई है, तो हमने खुद भी वहाँ पर सिलेंडर पहुँचाए हैं, ऑक्सीजन पहुँचाई वहाँ पर। उसके बाद लोगों ने हमें बहुत सराहा। और उसके बाद सिलेंडर के बाद जब कोरोना थोड़ा सा कम हुआ, तो लोगों के पास व्यवसाय की दिक्कत थी, उनके पास राशन की दिक्कत थी। उसके बाद हमने राशन की किट तैयार करवाई। उस किट में सिर्फ आटा दाल चावल नहीं,
सरसों का तेल, चाय की पत्ती, नमक, चीनी, बहुत सी आइटमें उसमें जो घर की यूज की होती हैं, वो किट तैयार करवा कर हज़ारों लोगों के, पहले तो हम उसको अपने काउंटर से बाँटते थे, फिर हमने देखा कई लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। कई लोग 2-2 बारी ले जा रहे हैं या उनको ज़रूरत नहीं तब भी ले जा रहे हैं। फिर हमने नाम लिखने शुरू किए, सर्वे करना शुरू किया झुग्गी-झोपड़ियों का, जनता फ्लैट्स का या छोटे मकानों में जो रहते हैं, उनके पास हम गए, वहाँ उनके हालात देखे, उनको अपना फ़ोन नंबर दे के आए, वो हमें फ़ोन करते थे और हम उनके घर पहुँचाते थे वो किट। और उसके बाद हमने, जब इसके बाद बीमारी ये ऑक्सीमीटर वगैरह की आवश्यकता थी, तो हमने ऑक्सीमीटर और वो थर्मामीटर बुखार नापने का, सैनिटाइज़र, मास्क, काढ़ा और भी 1-2 चीज़ें उसमें जो उनके अपने बचाव के लिए चाहिए थी, वो भी हमने घरों-घरों पहुँचाई हो। अच्छा, कोविड के दिनों में जब लोगों के लिए 1 सिलेंडर भारी होता था, उन दिनों हमने 426 सिलेंडर लोगों तक पहुँचाए। वो कैसे संभव हुआ? हमारे कोई मित्र थे, उनके पास 500 सिलेंडर पड़े हुए थे। हमने उनसे वायदा लिया कि ये सारे सिलेंडर हमारे माध्यम से जाएँगे। तो जब लोग एक-एक सिलेंडर की तरस रहे थे, हमने किसी व्यक्ति को ना नहीं किया हमने। जो भी हमारे पास कॉल आया, हमने उसको, जब तक हमारे पास सिलेंडर थे, हमने 426 सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुँचाए। ये बहुत बड़ा काम था उन दिनों। उन दिनों 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर क्या, हमने 426 सिलेंडर पहुँचाए घरों में लोगों के। सर वो वक्त जब लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि हम बाहर निकलें तो हमें कुछ हो ना जाए, हमारे अपनों को कुछ हो ना जाए, आप और आपके परिवार ने एक बीड़ा उठाया कि जो और लोग हैं जिनके पास कोई और साधन नहीं है, जिनके पास इनकम नहीं है, तो वो किस पर डिपेंडेंट होंगे, वो किसके बारे में सोचेंगे। आपने ऐसे लोगों के बारे में सोचा और आप बढ़ चढ़कर आगे आए। आपने कोविड जैसी महामारी के टाइम पर लोगों की सहायता की, उनको भोजन मुहैया कराया, उनको ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराईं, जिससे कि वो लोग भी समझे कि हाँ, हमारा भी कोई है और हम लोग अकेले नहीं हैं इस समस्या में। तो सर ये तो रही बात कोविड की। अभी मैं वापस से इस पर आना चाहूँगी जो कन्यादान ट्रस्ट के बारे में आपने बताया। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई एक जोड़ा भी आपके पास आ जाता है तो आप उसका भी विवाह करा देते हैं। तो सर ये प्रोसेस क्या है? कैसे लोग आपके पास आते हैं? लोगों को कैसे पता चलता है इस ट्रस्ट के बारे में? ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके जैसे आपका चैनल है, ऐसे कई चैनलों में मेरा इंटरव्यू होता है। मेरे जो और पदाधिकारी हैं हमारे कन्यादान ट्रस्ट के, उनका भी इंटरव्यू होता है। और फेसबुक में, इंस्टा में हमने हर जगह अपनी ऐड दी हुई है। यहाँ तक कि आप कभी ट्रेन में जाएँ तो देखिएगा, पूरे भारतवर्ष में ट्रेन के जंगलों में जो दीवारें होती हैं, उसमें दीवारों में भी लिखा हुआ है कन्यादान ट्रस्ट, लाडली तुम्हारी, विवाह खर्च हमारा, और मेरा फ़ोन नंबर, बलराम गुप्ता का फ़ोन नंबर वो लिखा हुआ है। तो वहाँ से लोग देख देख के हमें कॉल करते हैं, कुछ सोशल मीडिया से देख के कॉल करते हैं, और एक कॉल पे हम उनकी सारी समस्याओं हल करते हैं, अगर विवाह के संबंधित है उनकी कन्या के। जी, वाक़ई में सर आपके बारे में हम बात करते जाएँ तो आप सराहनीय काम एक पर एक करते जा रहे हैं। लेकिन इससे अब हट के आप, बेशक आप समाज सेवा में बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप फ़िल्म मेकर भी हैं। आप एल्बम्स भी बनाते हैं, तो ऐसा कोई क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं है, जहाँ पर आपने हाथ नहीं आज़माया हो या जहाँ पर आप, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़कर नहीं आए हों। तो फ़िल्म मेकर हैं आप सर, फ़िल्म बनाते हैं, किस तरह की फ़िल्में बनाते हैं? हम अ, ज्ञानवर्धक फ़िल्में बनाते हैं, जो लोग इंस्पायर करे अच्छे कामों के लिए। अभी हमने लास्ट फ़िल्म बनाई थी, वैसे लास्ट फ़िल्म तो हमारी बनी है अभी, शेर गुज्जर के बाद बनाई हमने मासूम कातिल। मासूम कातिल तो हमारी सेंसर में अटकी हुई है, हम उसके लिए हाई कोर्ट में चले गए हैं, अभी उसका रिलीज के इंतज़ार में हैं हम। इससे पहले हमने बनाई थी शेर गुज्जर, तो उसमें एक गाँव का लड़का था, गरीब किसान का बेटा था। वो एक फैक्ट्री में उसके पापा नौकरी करते थे। वहाँ के मैनेजर जो लालची किस्म के थे, वो ईमानदारी से काम करता था, मैनेजरों की नहीं चलती थी, उन्होंने उसको जाल में फंसाया और उसके पापा को खुदकुशी करनी पड़ी। तो उस बेटे ने ठान लिया, गुजर बेटे ने, कि भाई मैं कुछ करके दिखाऊंगा और अपने पापा के ऊपर जो धब्बा लगा है इसको मिटाऊंगा। तो बहुत अमीर आदमी बनता है, फिर वो जन सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। तो वो फिल्म तो ऐसी थी। उससे पहले हमने बनाई थी मेरा राम राज्य। तो मेरा राम राज्य नई क्रांति जो फिल्म बनाई थी हमने, उसमें प्रधानमंत्री का एक रोल था, जो भेष बदल बदल के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे यहाँ संसद होती है हमारे भारतवर्ष में, तो हर साल संसद अलग अलग जगह बनाता था। तो वो भी एक प्रेरणादायक फिल्म थी, और जो हमने कोविड के तुरंत बाद रिलीज की थी हमने।
तो सर अगर हम देखें सेवा की दृष्टि से, तो आप फ़िल्म में भी जाकर के लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। लोगों को आत्मविश्वास दे रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हो। लोगों में उम्मीद जगा रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखें और आप एक अच्छे रास्ते पे चलकर दुनिया की सेवा आप कर सकते हो। तो आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर, आप यहाँ आए, आपने इतनी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, आपने बताया कि किस तरह से आप समाज में काम कर रहे हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल सरस्वती संगम का भी। आशा है कि सर आप जैसे व्यक्तित्वों से मिलकर आपसे आपका ये जो इंटरव्यू लोग देखेंगे तो और भी ज़्यादा प्रेरित होंगे और समाज सेवा के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। एटलीस्ट वो लोग जो कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, सक्षम हैं और नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। आशा है कि आपसे इंस्पायर होंगे और वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और भी ज़्यादा जो जिन लोगों को नीड है, जिन लोगों को ज़रूरत है, उनकी सेवा होगी, उनको हेल्प मिलेगी और वो लोग भी कुछ कर पाएँगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।